हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है पुखराज पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th का पहला टॉपिक साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इस टॉपिक में अपन सीखेंगे कि साझेदारी क्या होती है, साझेदारी कितने प्रकार की होती है, साझेदार कौन बन सकता है, आदि और भी कुछ। तो आइए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ, जो वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है। अर्थात भारत के अंदर साझेदारी के संबंध में जो कानून लागू हुआ वो 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ, जो वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है। अर्थात इससे पहले काफ़ी सब कानून भारत में पूर्ण रूप से लागू नहीं होते थे, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू होते थे। लेकिन वर्तमान में हुए परिवर्तन के आधार पर सारे कानून संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। इस अधिनियम से पूर्व साझेदारी से संबंधित प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में दिए गए थे। अर्थात साझेदारी से संबंधित जो कानून 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ वह इससे पूर्व भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में शामिल था। और इसी अनुबंध अधिनियम में वस्तु विक्रय अधिनियम, अनुबंध अधिनियम, साझेदारी अधिनियम ये शामिल होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया इन कानूनों को अलग करने की आवश्यकता महसूस हुई और 1 अक्टूबर 1932 को साझेदारी के संबंध में कानूनों को अनुबंध अधिनियम से पृथक कर अलग कानून बनाया गया, जो कहलाया भारतीय साझेदारी अधिनियम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से जब व्यापार करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। अर्थात इससे पहले जो पढ़ा गया एकाकी व्यापार की विशेषता होती है कि वहाँ एक ही व्यक्ति व्यापार करता है, और यहाँ साझेदारी है और साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने आवश्यक होते हैं, इसलिए कहा जाता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। अगली बात, लाभ कमाने के उद्देश्य से। साझेदारी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है लाभ कमाना। यदि किसी व्यापार में लाभ नहीं कमाना हो तो वह साझेदारी भी नहीं कहलाती है। जब व्यापार करते हैं अर्थात साझेदारी भी वही कहलाएगी जो लाभ कमाने के उद्देश्य से हो, लेकिन वो भी व्यापार होना चाहिए। अर्थात वह गतिविधि निरंतर चलती रहने वाली होनी चाहिए, तो ही उसे साझेदारी कहा जाएगा, अन्यथा वह साझेदारी नहीं कहलाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब या उनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है। अर्थात साझेदारी जो है वो एक व्यक्तियों का समूह होता है और उनके बीच में एक संबंध होता है जो एक अनुबंध के आधार पर निर्मित होता है, जिस अनुबंध में यह तय किया जाता है कि साझेदार जो है वो आपस में व्यापार करेंगे और लाभों का बंटवारा भी करेंगे। ऐसा अनुबंध पहले से तय होता है। लेकिन साथ में ये भी बात तय होती है कि इस व्यापार को सभी साझेदार एक साथ मिल करके चला भी सकते हैं, या उन सभी साझेदारों की ओर से कोई एक व्यक्ति सभी साझेदारों के लिए भी व्यापार को चला सकता है। अर्थात यहाँ पर ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि सारे के सारे साझेदार उस व्यापार में शामिल हो, उस व्यापार को चलाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के किसी संघ को साझेदारी निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित शब्दों का पूरा होना आवश्यक है। यानी ये जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा में हमें कुछ बातों का ध्यान होना जरूरी है, तभी यह परिभाषा साझेदारी की कहलाएगी, अन्यथा साझेदारी नहीं कहलाएगी। जिसमें सबसे पहली बात आती है सभी साझेदारों के बीच में अनुबंध होना जरूरी है। अर्थात जब साझेदारी शुरू की जाती है तो साझेदारों के बीच में एक अनुबंध होना बहुत ज़रूरी होता है। अनुबंध के बिना साझेदारी व्यापार नहीं हो सकता। यह अनुबंध लिखित भी हो सकता है लेकिन मौखिक भी हो सकता है। लेकिन भविष्य में अगर कोई मतभेद हो जाए तो उस मतभेद से बचने के लिए साझेदारी में अनुबंध हमेशा लिखित ही किया जाता है। अर्थात साझेदारी के लिए अनुबंध का होना जरूरी है। दूसरी बात,
समझौता या ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। साझेदारी शुरू कर दी जाती है, लेकिन यह साझेदारी भी लाभों को बांटने के उद्देश्य से होनी चाहिए, न कि किसी प्रकार का धर्म का कार्य करने के लिए स्थापित की गई हो। यदि कोई साझेदारी स्थापित की जाती है लेकिन उनका उद्देश्य लाभों का बंटवारा करना नहीं हो तो वह साझेदारी भी नहीं कहलाएगी। और तीसरी बात, व्यापार का संचालन वे सभी मिलकर कर सकते हैं या उनमें से कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति कर सकते हैं। यह बात मैंने आपको पहले ही बताई कि साझेदारी व्यापार में कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी साझेदार मिलकर के व्यापार का संचालन करें। सभी साझेदारों के द्वारा व्यापार का संचालन किया जा सकता है या सभी साझेदारों की ओर से कोई एक साझेदार या एक से अधिक साझेदार भी मिलकर व्यापार का संचालन कर सकते हैं। साझेदारी संस्था में जो व्यक्ति शामिल होते हैं तथा अपनी पूंजी लगाते हैं उन्हें साझेदार कहा जाता है। साझेदार की परिभाषा क्या होती है कि जो व्यक्ति साझेदारी संस्था में शामिल होता है और वह पूंजी भी लगाता है, अर्थात जो व्यक्ति पूंजी नहीं लगाता है वह साझेदार नहीं हो सकता, उसे हम साझेदार कहते हैं। वस्तुतः साझेदारी संगठन को स्थापित करने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। साझेदारी संगठन को स्थापित करने के लिए जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से हम उसे कहते हैं साझेदार। और जब उन सभी सदस्यों, उन सभी साझेदारों का जो समूह होता है, उन समूह को हम कहते हैं फर्म। और जिस नाम से यह फर्म चलाई जाती है उस नाम को उसको कहते हैं फर्म का नाम। साझेदारी व्यापार की आवश्यकता। सबसे बड़ी बात, जो बच्चे 11th से 12th में आते हैं उनके दिमाग में यह प्रश्न आता है कि जब हमने 11th में एकाकी व्यापार पढ़ा तो अब साझेदारी व्यापार की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों एकाकी व्यापार को पूरा नहीं माना गया, तो उसकी कुछ कमियां थी। आइए हम उसके बारे में देखते हैं। साझेदारी व्यापार की आवश्यकता। साझेदारी व्यापार की आवश्यकता एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए हुई, अर्थात एकाकी व्यापार में ऐसी कई कमियां थी जिनके कारण एकाकी व्यापार सफल नहीं हो सका और हमें साझेदारी व्यापार की आवश्यकता महसूस हुई। अब कौन कौन सी कमियां थी, तो एकाकी व्यापार की कमियों में सबसे पहली आती है पूंजी, सीमित पूंजी। सीमित पूंजी का मतलब होता है कि एकाकी व्यापार में पूंजी लगाने वाला व्यक्ति केवल एक ही होता है जो व्यापार का स्वामी होता है, और सीमित पूंजी के अभाव में व्यापार का विस्तार भी नहीं किया जा सकता। और यदि पैसों की आवश्यकता हो तो उसे बैंक से या किसी अन्य संस्थान से ऋण लेना पड़ता है, जिसके ऊपर उन्हें ब्याज चुकाना पड़ता है, जो व्यापार के लिए प्रभार होता है। दूसरी कमी, सीमित प्रबंध चातुर्य। एक अकेला व्यक्ति व्यापार के संबंध में जो निर्णय लेता है वह सही हो भी सकता है, नहीं भी। इसलिए एकल व्यापार में जो निर्णय क्षमता होती है वह सीमित होती है, जबकि साझेदारी व्यापार में निर्णय करने की क्षमता एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। जितने सदस्य होंगे उतने सदस्य यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं, अर्थात हम एक अच्छा निर्णय लेने में यहाँ पर सफल होते हैं। तीसरी बात, अनिश्चित अस्तित्व। एकाकी व्यापार का अस्तित्व कभी निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब एकाकी व्यापार में स्वामी दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे व्यापार को बंद करना पड़ता है, अर्थात ऐसा व्यापार कभी भी अस्तित्व से जा सकता है, उसका अस्तित्व निश्चित नहीं होता। जबकि साझेदारी व्यापार में यदि एक साझेदार दिवालिया हो जाए तो शेष बचे हुए साझेदार व्यापार को जारी रख सकते हैं। चौथी बात, स्वामी की अनुपस्थिति में हानि होने की संभावना। एकाकी व्यापार हम देखते हैं कि एक स्वामी निरंतर प्रतिदिन अपने व्यापार में रहे, जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी वह व्यापार में अनुपस्थित होता है तो उनकी अनुपस्थिति में कर्मचारियों द्वारा गबन, चोरी कुछ भी किया जा सकता है, जिसे यह नुकसान व्यापार के स्वामी को उठाना पड़ता है। लेकिन साझेदारी में ऐसी समस्या नहीं होती है, क्योंकि एक साझेदार की अनुपस्थिति में दूसरा साझेदार व्यापार का संचालन कर सकता है। तो इन कमियों के कारण साझेदारी व्यापार की आवश्यकता महसूस हुई। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या होती है? तो पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। मैंने आपको साझेदारी की पहले परिभाषा बताई है। साझेदारी की जो परिभाषा है उसी के अंदर साझेदारी की विशेषताएं छिपी हुई हैं। तो हम जैसे ही उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में साझेदारी की परिभाषा आती जाएगी। सबसे पहली बात आती है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। दूसरी, अनुबंध या समझौता। तीसरा, लाभ का विभाजन। चौथा, व्यापार का होना।
पांचवा संचालन, छठा अधिनियम, सातवां असीमित दायित्व और आठवां पृथक अस्तित्व नहीं। आइए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने आवश्यक होते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति यदि व्यापार करता है तो वह साझेदारी नहीं एकाकी व्यापार कहलाता है। यह बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है कि एक अकेला व्यक्ति कभी भी व्यापार करता है तो वह पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने आवश्यक होते हैं। तो उसके लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2014, हाँ जी, साझेदारी के संबंध में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या दी गई है वो साझेदारी एक्ट में नहीं दी गई है, वह कंपनी अधिनियम में दी गई है। ये ध्यान रखने वाली बात है और यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कंपनी अधिनियम 2014 की धारा 464 के नियम 10 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है। नया कंपनी अधिनियम 2014 है जिसमें धारा 464 के नियम 10 में सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 कर दी गई है। यदि किसी भी साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या 50 से ज़्यादा होती है तो वह साझेदारी फर्म गैर कानूनी मानी जाती है। दूसरी बात जो विशेषता है अनुबंध या समझौता। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। अर्थात जब भी साझेदारी की शुरुआत होती है तो उसके लिए सबसे पहले अनुबंध करना होता है, चाहे वह लिखित हो चाहे मौखिक हो, लेकिन अनुबंध के बिना कोई भी साझेदारी की शुरुआत नहीं हो सकती है, जिसके अंतर्गत सारे नियम सारी शर्तें तय कर दी जाती हैं। अर्थात अनुबंध साझेदारी का आधार है। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन भविष्य में होने वाले मतभेदों से बचने के लिए अनुबंध सदैव लिखित किया जाना चाहिए। यह बात भी मैंने आपको पहले बता दी है कि साझेदारों के बीच में अनुबंध होता है। यह अनुबंध लिखित भी हो सकता है, यह अनुबंध मौखिक भी हो सकता है, लेकिन साझेदारों के बीच में भविष्य में किसी भी प्रकार का मतभेद न हो उससे बचने के लिए अनुबंध पहले से कर दिया जाता है और वह भी लिखित में। तीसरी विशेषता है लाभों का विभाजन। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और कमाए गए लाभों को आपस में बांटना होना चाहिए। यहाँ एक बात और है कि लाभों का विभाजन भी होना जरूरी है। अर्थात साझेदारी फर्म द्वारा जो भी लाभ कमाया जाता है इस लाभ को किसी सहायता कोष में न रखकर सभी साझेदारों के बीच में बांटा जाना चाहिए और यह भी एक निश्चित अनुपात में। यदि साझेदारों का जो कमाया गया लाभ है वो साझेदारों के बीच में नहीं बांटा जाता है तो ऐसी स्थिति में साझेदारी नहीं कहलाती है। और यह लाभों का विभाजन भी एक निश्चित अनुपात में होता है जो साझेदारी संलेख में पहले से तय होता है। चौथी विशेषता व्यवसाय का होना। यदि किसी संस्था का गठन धार्मिक या सामूहिक कार्य के लिए किया जाता है तब उसे साझेदारी नहीं माना जाता। अर्थात साझेदारी का गठन किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए होना चाहिए। ये भी बात मैंने आपको पहले बताई है कि साझेदारी हम उसी को कहेंगे जो एक व्यापार के रूप में होता है, जो गतिविधि निरंतर चलती रहती है। यदि कोई गतिविधि धार्मिक रूप में की जाती है या सामूहिक रूप में की जाती है तो वह व्यापार नहीं कहलाएगी, साझेदारी भी नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि कोई व्यापार धार्मिक कार्य के अलावा लाभ कमाने के लिए किया जाता है और उन लाभों का आपस में बंटवारा किया जाता है तो ही उसे हम साझेदारी कहते हैं। पांचवी विशेषता आती है संचालन। साझेदारी का संचालन कौन कर सकता है? हमने इसके बारे में पहले से चर्चा करके रखी है। परिभाषा में व्यापार का संचालन उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक साझेदार के द्वारा किया जाना चाहिए। साझेदारी की परिभाषा में यह बात पहले से तय हो चुकी है कि साझेदारी का संचालन सभी साझेदार आपस में कर सकते हैं या फिर सभी साझेदारों की ओर से कोई एक साझेदार या एक से अधिक साझेदार भी इस व्यापार का संचालन कर सकते हैं। छठी विशेषता आती है अधिनियम। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 अर्थात साझेदारी जो व्यवसाय है उसके संबंध में एक अलग कानून बना हुआ है और उसी कानून के तहत साझेदारी व्यापार का संचालन किया जाता है। साझेदारी व्यवसाय का संचालन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा होता है। अर्थात साझेदारी व्यापार पर जो कानून लागू होगा वह साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। सातवीं विशेषता असीमित दायित्व। साझेदारी के समस्त दायित्वों के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त
व पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होते हैं। यहाँ साझेदारों का अपनी फर्म से कोई अस्तित्व अलग नहीं होता है। यहाँ उनका दायित्व असीमित होता है। साझेदारों के समस्त दायित्वों के लिए प्रत्येक साझेदार व्यवसाय संयुक्त व पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होते हैं। किसी भी साझेदार फर्म में कोई भी दायित्व होता है तो वह दायित्व फर्म के ऊपर होगा, और फर्म की मैंने आपको पहले से परिभाषा दे दी है, सभी साझेदारों का समूह। अर्थात फर्म का कोई भी दायित्व होगा वो फर्म के साथ साथ सभी साझेदारों के साथ में संयुक्त रूप से भी होगा और पृथक से किसी एक साझेदार के ऊपर भी हो सकता है। अर्थात साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता देना चाहूँगा कि असीमित दायित्व से आशय यह भी है कि साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित नहीं होता। यदि फर्म का दायित्व बढ़ जाए, साझेदारों की पूंजी कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों को अपने निजी दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात शेष बची हुई अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग भी साझेदारी व्यापार में करना पड़ता है। इसी कारण साझेदारों के दायित्वों को असीमित दायित्व कहते हैं। 8वीं बात आती है पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक अस्तित्व नहीं होने का आशय यह है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि फर्म का कोई भी दायित्व होगा वह फर्म के साथ साथ सभी साझेदारों पर लागू होता है, क्योंकि फर्म का मतलब होता है साझेदारों का समूह, और जब भी कोई दायित्व होता है फर्म तो उसका मतलब होगा साझेदारों के समूह पर दायित्व लागू हुआ। और ऐसी स्थिति में वह दायित्व सभी साझेदारों पर एक साथ लागू भी हो सकता है और किसी एक साझेदार पर भी लागू हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि साझेदारी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहली आती है दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर साझेदारी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सीमित दायित्व वाली साझेदारी। यह साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है। अर्थात अभी मैंने बताया था कि साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, लेकिन 2008 में एक कानून पास किया गया और उसके तहत साझेदार अपने फर्म में सीमित दायित्व के साथ सदस्य बन सकते हैं। अर्थात उसमें सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। यदि कोई साझेदारी अधिनियम 2008 के तहत स्थापित की जाती है तो ऐसी साझेदारी को कहते हैं सीमित दायित्व वाली साझेदारी, जिसके तहत साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। अर्थात उनकी निजी संपत्ति और साझेदारी फर्म का कोई अधिकार नहीं होता। यानी उन साझेदारों का द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उन पूंजी तक ही उन सदस्यों का दायित्व रहता है। उन सदस्यों की निजी संपत्ति फर्म के दायित्वों को पूरा करने में प्रयोग में नहीं ली जा सकती है, और न ही फर्म का उन सदस्यों की निजी संपत्ति पर कोई अधिकार होता है। दूसरी बात करते हैं असीमित दायित्व वाली साझेदारी। भारत में अधिकतम असीमित दायित्व वाली साझेदारी चलन में है। जब फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं तो ऐसी साझेदारी को असीमित दायित्व वाली साझेदारी कहते हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जब साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक या उनकी निजी संपत्ति को भी काम में ली जा सकती है तो ऐसी साझेदारी हमेशा असीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है। साथ ही यह दायित्व सभी साझेदारों के ऊपर संयुक्त रूप से भी लागू हो सकता है या फिर किसी एक साझेदार के ऊपर भी लागू हो सकता है। दूसरी विशेषता समयानुसार साझेदारी। निश्चितकालीन साझेदारी, ऐसी साझेदारी जो किसी निश्चित समय के लिए की जाती है उसे निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। ऐसी साझेदारी निश्चित समय के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाती है। जब कोई साझेदारी स्थापित की जाती है किसी निश्चित समय के लिए, चाहे वह 2 महीने का हो चाहे 2 साल का हो, लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है समय को, क्योंकि जैसे ही वह समय पूरा होगा साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। फिर उन साझेदारों का एक दूसरे के प्रति कोई दायित्व नहीं रहता है। तो ऐसी साझेदारी को बोलते हैं निश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चितकालीन साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना किसी निश्चित समय के लिए नहीं की जाती है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से व्यापार करते हैं, साझेदारी व्यापार स्थापित करते हैं, लेकिन उनकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है तो ऐसी साझेदारी कहलाती है अनिश्चितकालीन साझेदारी। तीसरा प्रकार उद्देश्यानुसार साझेदारी। उद्देश्यानुसार साझेदारी भी 2 प्रकार की होती है। पहली ऐच्छिक साझेदारी,
निश्चितकालीन साझेदारी की अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखा जाता है तो ऐसी साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। अर्थात जो साझेदारी निश्चितकालीन होती है, निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि साझेदारों द्वारा उसी व्यापार को निरंतर जारी रखा जाता है तो वह साझेदारी निश्चितकालीन से हटकर अब ऐच्छिक साझेदारी के रूप में चलती है और उस साझेदारी को हम कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। दूसरी, विशेष साझेदारी। जब कोई साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है तो ऐसी साझेदारी को विशेष साझेदारी कहते हैं तथा उद्देश्य पूर्ण होते ही साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। अर्थात जब साझेदारों द्वारा कोई ऐसी साझेदारी व्यापार स्थापित किया जाता है, साझेदारी की जाती है जिनका कोई निश्चित उद्देश्य होता है। उदाहरण के रूप में यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी पुल के निर्माण के लिए या किसी सड़क के निर्माण के लिए साझेदारी व्यापार शुरू करते हैं और जैसे ही पुल का या सड़क का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो उन दोनों की साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। यहाँ उद्देश्य को महत्वपूर्ण माना जाता है, समय को नहीं, क्योंकि विशेष साझेदारी 2 महीने के लिए भी हो सकती है और 2 साल के लिए भी हो सकती है। यहाँ पर समय को महत्व नहीं दिया गया है, यहाँ पर उद्देश्य को महत्व दिया गया है। चौथी आती है वैधता के आधार पर वैध साझेदारी। ये भी साझेदारी 2 प्रकार की होती है, पहली वैध साझेदारी और दूसरी होती है अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी ऐसी साझेदारी जो देश में प्रचलन नियम के अनुसार स्थापित हो, वैध साझेदारी कहलाती है। जब कोई साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियमों के आधार पर स्थापित की जाए, जहाँ पर भारतीय साझेदारी अधिनियम के कानून का उल्लंघन न हो, तो ऐसी साझेदारी को हम वैध साझेदारी कहते हैं। और इसके विपरीत अवैध साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें देश में प्रचलित नियमों का पालन नहीं किया जाता है, उसे अवैध साझेदारी कहते हैं। अर्थात भारत में जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, यदि कोई साझेदारी फर्म इन नियमों का उल्लंघन करता है, इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में वह साझेदारी अवैध साझेदारी बन जाती है। कब एक साझेदारी अवैध बन जाती है, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर कारण बता के रखे हैं। जैसे पहला, गैर उद्देश्य से स्थापित की गई साझेदारी। हम भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी स्थापित करते हैं, लेकिन साझेदारों का उद्देश्य गैर कानूनी होता है, तो ऐसी स्थिति में वह साझेदारी अवैध साझेदारी बन जाती है। दूसरी, साझेदारों की संख्या 2 से कम या 50 से अधिक होने पर। मैंने इसके बारे में पहले ही चर्चा करके रखी है कि जब 1 से कम व्यक्ति होता है तो वह साझेदारी नहीं कहलाती, वह एकाकी व्यापार कहलाता है। और यदि साझेदारों की अधिकतम संख्या जो पहले से तय है 50 की गई है, यदि साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो जाती है तो वह साझेदारी गैर कानूनी या अवैध साझेदारी का रूप ले लेती है। तीसरा, व्यापार लोक नीति के विरुद्ध हो। यदि हमारा जो व्यापार किया जाता है वो लोक नीति, जनता के नियमों के विरुद्ध किया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में वह साझेदारी भी एक अवैध साझेदारी का रूप ले लेती है। और अंत में, जब साझेदारी में शत्रु देश का नागरिक सदस्य बना हो, अर्थात जब हमारी साझेदारी में हमारा सदस्य किसी शत्रु देश का नागरिक हो, तो वह साझेदारी अवैध साझेदारी बन जाती है। अब हम बात करते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संलेख क्या होता है, संलेख में किन बातों की चर्चा की जाती है। तो संलेख हम संलेख कहते हैं या इसको करार कहते हैं या फिर इसको कहते हैं अनुबंध या समझौता। तो साझेदारी संलेख एक लिखित, पंजीकृत या अपंजीकृत समझौता है जिसमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य, व्यवसाय के उद्देश्य, साझेदारों की पूंजी आदि का उल्लेख होता है। अर्थात जब साझेदारी शुरू की जाती है तो साझेदारों के बीच में एक समझौता किया जाता है, अनुबंध किया जाता है, और यह अनुबंध लिखित में किया जाता है और यह पंजीकृत भी हो सकता है, अपंजीकृत भी हो सकता है। और इस समझौते में साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, व्यवसाय का उद्देश्य, साझेदारों की पूंजी आदि बातों की चर्चा की जाती है। आइए देखते हैं साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातों की चर्चा की जाती है। साझेदारी संलेख से संबंधित भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। साझेदारी संलेख की विषय वस्तु। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी व्यापार शुरू करते हैं तो जो समझौता बनाया जाता है, जो साझेदारी संलेख बनाया जाता है, उनमें कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाता है, उनकी विषय वस्तु क्या होती है। तो सबसे पहली बात आती है फर्म का नाम और पता। फर्म का नाम क्या है, फर्म का पता क्या होता है, साझेदारों के नाम और पते,
साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति, उसका कार्य क्षेत्र, व्यवसाय कैसा किया जाता है, व्यवसाय का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, लाभ विभाजन अनुपात, साझेदारों की पूंजी, किस साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई, पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। यह महत्वपूर्ण है। क्या जब साझेदारी अनुबंध किया जाता है तब यह बात पहले से तय हो जाती है कि साझेदार अपनी पूंजी पर ब्याज लेंगे या नहीं लेंगे, तो यह भी अनुबंध में तय हो जाता है। आहरण की राशि। आहरण का अर्थ होता है साझेदारों द्वारा अपनी निजी कार्य के लिए व्यवसाय में से पैसा निकालना या सामान माल का प्रयोग करना। तो आहरण व्यापार के अंदर, साझेदारी व्यापार में आहरण कितना किया जाएगा, कब किया जाएगा, यह भी एक साझेदारी सल्लेख में पहले से तय हो जाता है। आहरण पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। यदि आहरण किया जाएगा तो उनके ऊपर ब्याज कितना लिया जाएगा, कब लिया जाएगा। लेखा पुस्तकें रखने की विधि। साधारण सल्लेख में पहले से तय होता है कि लेखा पुस्तकें कौन सी विधि से रखी जाएगी। लेखा पुस्तकों के विधि के संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। साझेदारों का वेतन, बोनस, कमीशन। हर साझेदार यहाँ पर एक कर्मचारी के रूप में भी कार्य करता है। जो साझेदार कर्मचारी के रूप में कार्य करेगा वह वेतन पाने का हकदार होता है। तो यदि वह वेतन लेगा तो साझेदारी सल्लेख में इस बात की पहले से चर्चा कर दी जाएगी कि कोई भी साझेदार कार्य करेगा तो कौन सा कार्य करेगा, उसके बदले में वो वेतन कितना लेगा, बोनस कितना लेगा और कमीशन कितना लेगा। साझेदारी की अवधि। यदि साझेदारी निश्चितकालीन है तो कितने समय के लिए साझेदारी शुरू की जाती है। साझेदारों के ऋणों पर ब्याज संबंधी प्रावधान। साझेदार यदि ऋण देते हैं फर्म को तो फर्म द्वारा साझेदारों को जो ब्याज दिया जाएगा वह कितने प्रतिशत दिया जाएगा। पूंजी खाते रखने की विधियां। पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं पूंजी खाते दो प्रकार के रखे जाते हैं, स्थिर प्रकृति का और परिवर्तनशील, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कौन सी पद्धति से पूंजी खाते रखे जाएंगे यह भी पहले से तय हो जाएगा। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। किस साझेदार का क्या अधिकार होगा, क्या कर्तव्य होगा, क्या दायित्व होगा, यह भी पहले से समझौते में तय हो जाता है। नए साझेदार का प्रवेश। यह एक महत्वपूर्ण बात है। जब साझेदारी व्यापार चल रहा है तो हम एक नए साझेदार की प्रवेश की आवश्यकता भी महसूस करते हैं। और जब नया साझेदार आएगा तो उसमें कौन कौन से लेखे किए जाएंगे। नया साझेदार आएगा तो वो कौन कौन सी रकम लेके आएगा। नया साझेदार आएगा तो क्या लेखा किया जाएगा, क्या मूल्यांकन किया जाएगा, तो उनके संबंध में यहाँ पर पहले से चर्चा कर दी जाती है। ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। ख्याति के मूल्यांकन की अलग अलग विधियां हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और ख्याति का लेखांकन कब किया जाता है, इसके संबंध में भी नियम दे रखे हैं, तो यहाँ पर उसकी भी चर्चा कर दी जाती है। फर्म के समापन की विधि और परिस्थितियाँ और हिसाब का निपटारा। जब फर्म का समापन किया जाता है तो उसकी विधि क्या होगी, कौन सी परिस्थिति होगी जब फर्म का समापन करना पड़ेगा या हम कर रहे हैं। अर्थात साझेदारी फर्म का समापन हम हमारी इच्छा से भी कर सकते हैं या फिर न्यायालय के आदेश पर हमें समापन करना भी पड़ सकता है। और हिसाब का निपटारा। जब साझेदारी फर्म का निपटारा समापन किया जाएगा तो हर साझेदार को उनका हिसाब का निपटारा करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या लेखे की जाते हैं, क्या विधि होगी, उसकी भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। अंत में आता है सबसे महत्वपूर्ण गार्नर बनाम मरे नियम। मैं आपको बता दूं गार्नर बनाम मरे नियम भारत का नहीं है, यह विदेशी नियम है जो कि भारत में आवश्यकता पड़ने पर लागू किया जाता है। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। अंत में हम बात करते हैं साझेदारी सल्ले के अभाव में लागू होने वाले नियम। अर्थात यदि साझेदारी शुरू कर दी जाती है लेकिन साझेदारों के द्वारा कोई अनुबंध नहीं किया जाता है, कोई समझौता नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कौन से नियम लागू होंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में यह कहा गया है कि जब लोग सदस्य साझेदारी कर देते हैं लेकिन यदि वह अनुबंध नहीं बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके कौन से नियम लागू होंगे। तो पहला नियम है लाभ विभाजन अनुपात समान होगा। दूसरी बात, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, अर्थात साझेदारों द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उसके ऊपर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जा सकता। आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। साझेदारों के द्वारा जो आहरण किया जाता है फर्म द्वारा, उन साझेदारों से कोई प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। साझेदारों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदार वेतन, बोनस, कमीशन आदि की मांग करते हैं तो उनको यह भी नहीं दिया जाएगा। साझेदारों के ऋणों पर ब्याज 6% दर से दिया जाएगा,
अर्थात यदि साधारण द्वारा फर्म को किसी प्रकार का ऋण दिया जाता है तो उस ऋण पर फर्म द्वारा साधारणों को 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इससे ज़्यादा यदि साधारण मांग करते हैं तो वह नहीं दिया जा सकता। छठी बात आती है, प्रत्येक साझेदार को संचालन व प्रबंध का अधिकार होगा, अर्थात यहाँ सभी साझेदारों को व्यापार का संचालन करने और उसका प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार होगा। और अंत में बात आती है, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने और उसकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। अर्थात जब साझेदारी अधिनियम लागू नहीं होता है, अनुबंध लागू नहीं बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी साझेदार फर्म की पुस्तकों को देख सकता है, उसका निरीक्षण भी कर सकता है और उसकी एक प्रतिलिपि भी अपने पास में रखने का अधिकार रखता है। हम यहाँ शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि जब साझेदारी संलेख न हो तो ऐसी स्थिति में नियम क्या लागू होगा, तो उसको याद रखने का तरीका है कि जब साझेदारी संलेख नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कुछ भी न तो दिया जाएगा और न ही कुछ लिया जाएगा। केवल साझेदारों को उनके ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, वह भी यदि उन्होंने ऋण दिया है तो। साथ ही लाभों का बंटवारा बराबर होगा। बस इतना याद रखना है। और उसके अलावा यदि साझेदारों की जो पुस्तकें हैं उनको देखने का अधिकार बराबर होगा और व्यापार संचालन का अधिकार भी सभी को बराबर होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको यह छोटा सा टॉपिक पसंद आया होगा। अभी फ़िलहाल अपन ने इस पहले पार्ट की थ्योरी के ऊपर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम इस पार्ट के प्रैक्टिकल के ऊपर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रश्न कैसे आते हैं, कौन से सवाल परीक्षा में आने लायक होते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ चुका है। साझेदारी संलेख क्या होता है, यह भी सवाल परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पर आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और ध्यान रहे कि बेल के आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी लेखा शास्त्र या अन्य विषय के संबंध में जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।